हेलो, गुड मॉर्निंग। दिस इज सोनू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग एक नया पेपर सेट आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी एमटीएस के 2024 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, और सभी बच्चों को ये भी मालूम है कि भैया लास्ट सितंबर यानी 30 सितंबर से आपके जो है पेपर शुरू हो जाएंगे एसएससी एमटीएस के। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे पास में कम समय है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर करना है। आज हम लोग सेट नंबर 11 को कवर करने जा रहे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। टारगेट एसएससी एमटीएस के नाम से है प्लेलिस्ट मेरी, आप उसको जाके चेक कर लीजिए। उसके अंदर आपको पूरा डेटा मिल जाएगा एसएससी एमटीएस से रिलेटेड। तो चलिए बिना समय गवाए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, और जस्ट मेरे को 20 मिनट्स दे दीजिए आप। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो द एथलेट्स इंजरीज वाज डिफीट। क्या वर्ड आया है? डिफीट। बताना क्या है? सिनोनिम। डिफीट का मतलब क्या होता है? हार मानना। क्या होता है? हार मानना। बस अब पूरा सेंटेंस पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है, बस हो गया खेल। बस यहीं से ही आंसर बनने वाला है। पहला वर्ड है प्रोग्रेशन। भैया सभी को मालूम है प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रगति करना। ठीक है। फिर है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है दरार, किसी चीज़ में दरार आ जाना। स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। और सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है किसी चीज़ में क्या मिले? असफलता मिले, असफलता। तो डिफीट का उल्टा क्या हो जाएगा? सेटबैक यानी असफलता। जस्ट 20 मिनट्स और ये वीडियो खत्म। 20 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। एंशियंट का मतलब क्या होता है? पुराना यानी कि ओल्ड। एंशियंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ पुरानी होती है, ओल्ड होती है। रिसेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नया, जो ट्रेंड में चल रहा हो। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? एक ही समय का, सेम टाइम वाला। अनवॉर्न का मतलब भी क्या होता है? जो अभी तक पहना नहीं गया है वो नया। और एंटिक का मतलब क्या हो? कोई चीज़ क्या हो? काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो, ओल्ड हो, है ना। तो एंशियंट और एंटिक दोनों के दोनों एक ही जैसे ही हैं। आंसर नंबर 1 हमारा फाइनल हो जाएगा। सिनोनिम बताना था बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करता हूँ। थर्ड वाले में क्या बताना है आपको? एंटोनिम बताना है। क्या बताना है? एंटोनिम। द स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड हर इंग्लिश टीचर अ शॉर्ट डैश इनकोहेरेंट अकाउंट ऑफ हर जर्नी टू शिमला। इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। टू शिमला विद हर पेरेंट। छात्र ने अपने इंग्लिश शिक्षक को ये बताया कि उसने थोड़े से और अस्पष्ट शब्दों के साथ में अपनी शिमला की यात्रा, अपने माता पिता के साथ में जो शिमला की यात्रा की थी उसके बारे में बताया। तो पहला वर्ड हो गया रफ। रफ का मतलब क्या होता है? मतलब जो बहुत ही ज़्यादा असभ्य हो, यानी कि कर्कश हो। ठीक है, अनसिविलाइज्ड हो। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिक यानी वास्तविक। हम्बल का मतलब विनम्र होता है। और लूसिड का मतलब होता है कोई चीज़ क्लियर हो। तो स्टूडेंट ने कैसा बताया था? अस्पष्ट बताया था। आंसर कैसा चाहिए हमको? क्लियर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर बिकॉज दे हैव आस्क्ड द एंटोनिम्स टू अस। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30 थर्ड सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। इफ यू सी हियर क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड टू द सिनोनिम, सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे हो गया यार? ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। देखिए यहाँ पे लिख तो दिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेकिन नहीं बेटा, ये होगा केवल सिनोनिम से रिलेटेड। इसका क्या बताना है आपको? सिनोनिम्स बताना है, समानार्थी बताना है। अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो पसंद ना हो, यानी कि अप्रिय, जो हमको पसंद ना आए। अच्छा, वर्ड है नेटल। नेटल का मतलब क्या होता है? बाय बर्थ, जन्म से ही, जन्मजात। ठीक है, बाय बर्थ। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल ना के बराबर हो, नेग्लेक्ट हो। ठीक है, नेग्लिजिबल मतलब नेग्लेक्ट, ना गन्य, जिसको गिना नहीं जा सके। नेबुलस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो? अस्पष्ट हो, यानी इनकोहेरेंट हो। अभी आया था ना वर्ड इनकोहेरेंट, वही हो गया, अस्पष्ट। नेस्टी का मतलब क्या होता है? अप्रिय। अभी आपको क्या बताना है बेटा? आपको बताना है सिनोनिम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिख तो दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सिनोनिम होना चाहिए। पता नहीं एग्जाम में कैसा आया ये ऑप्शन। चलिए नंबर 5 पर आइए। 5 क्या बोल रहा है? देखिए, किलिंग ऑफ वंस ओन फादर। देखिए सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा बेटा, ये जितनी भी वॉकैब आ रही है आपको लगेगा सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं। रियलिटी ये है कि जो वॉकैब मैंने पढ़ाई है सेम वही कट कॉपी पेस्ट वॉकैबलरी आपको इस पेपर में देखने को मिली थी। पेपर 2023 में हुआ, मैंने 2022 के अंदर ही वॉकैब जो आई थी
आप बिलीव कीजिए कि 100% में से 95% वोकेबलरी वही आई है जो हमने आपको याद कराई है। इवन मैं तो 99 कहूँगा, 95 नहीं, मैं तो 99% ही कहूँगा। अच्छे से याद करें बेटा। किलिंग ऑफ वंस फादर, पिता की हत्या करना। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ से, एक वर्ड हो गया सुसाइड यानी आत्महत्या करना, आत्महत्या। मैरिटिसाइड यानी माता जी की हत्या कर देना, ठीक है। फिलीसाइड मतलब छोटे बच्चों को भ्रूण हत्या कर देना, है ना, किसका कर देना, भ्रूण हत्या, पेट के अंदर ही बच्चों को मार देना। नेक्स्ट है पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड का मतलब होता है पिता की हत्या। क्या होता है, पिता की हत्या, पैट्रीसाइड। तो यही है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। 6 क्या कह रहा है, आफ्टर हैविंग इन्वेस्टेड सो मच टाइम, काफ़ी सारा समय एंड एनर्जी इनटू द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में लगाने के बाद वी आर बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर ही पहुँच जाना, यानी कि पुनः आरंभिक स्थिति में पहुँच जाना, पुनः आरंभिक स्थिति में पहुंच जाना। जहां से शुरू किया था भैया वहीं पर ही पहुंच गए। तो वो जो सिचुएशन होती है बैक टू स्क्वायर वन, जैसा अभी एग्जाम दिया आपने 2024 में, अगर कुछ पॉइंट से रह गए, कुछ नंबर से आप रह गए, तो दोबारा से 365 डेज बाद में पेपर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, पुनः किसी चीज़ को दोबारा से जीरो से शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 7 किस तरह का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 7 वाले में आपसे ईडियम्स पूछा है, मुहावरे पूछा है। गेट योर एक्ट टुगेदर, गेट योर एक्ट टुगेदर, इसका मतलब होता है चीज़ों को सही तरीके से करना। चीज़ों को, कोई भी कार्य है, एक मिनट, कार्य को सही तरह से, सही तरह से करना, कार्य को सही तरह से करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गेट ऑर्गेनाइज एंड डू थिंग्स बेटर। सो फोर्थ विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 किसको बता रहा है, बाय लिविंग इन अ रूरल एरिया विद एसेस टू द सिटी शी गेट्स डैश। अब भैया देखिए, वो व्यक्ति, वो कहाँ पे रहती थी, ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी, और वहाँ से उधर से शहर तक जो स्थिति थी वो कैसी थी, शहर के साथ में वो कटी हुई थी, क्या थी, शहर तक भी उसका जोड़ था। अच्छा, तो दोनों ही बातें थी भैया। इसका इसका आंसर हो जाएगा बेटा द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, यानी दोनों हाथों में लड्डू, यानी दोनों तरफ से फायदे थे भैया। कैसे, ना तो वो ज़्यादा शहर के अंदर थी ना ज़्यादा गांव के अंदर थी, तो उसके गांव और उसके शहर के बीच में डिस्टेंस कम था, तो दोनों हाथों में लड्डू, यानी दोनों हाथों फायदा हो गया भैया उसको तो, ठीक है। ठीक है, क्या हो गया, उसको फायदा हो गया, दोनों हाथों में लड्डू हो गए। टू कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। अब ये यहाँ पर बाकी सारे फ्रेजेस हैं, तो इतना सारा ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ द बोल्ड वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, दोनों हाथों में लड्डू, दोनों तरफ से फायदा होना। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। नंबर 9 पर आ जाइए। 9 क्या बोल रहा है, 9 में आपसे पूछा गया है ईडियम्स, मैरी इज अ बॉल ऑफ फायर एंड ऑलवेज एंगेज्ड इन समथिंग क्रिएटिव। मैरी जो क्या है, बिल्कुल आग का गोला है, और वो किसी ना किसी चीज़ के अंदर क्या रहती है, हमेशा एक्टिव रहती हैं। तो क्या है वो, एनर्जेटिक है, एक्टिव एनर्जेटिक यानी फुर्तीली। कैसी हैं ये, सक्रिय और ऊर्जावान, हम कह सकते हैं ऊर्जावान है, ऊर्जावान प्लस सक्रिय, दोनों तरह की सिचुएशन है इनके अंदर। तो देखिए मैरी क्या है, जब कोई कोई व्यक्ति क्रिएटिव कब बनता है, जब उसके पास में एनर्जी हो और एक्टिवनेस हो, तभी वो क्रिएटिव बनता है। बाकी ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 10 किस तरह का है, 10 वाले में बेटा ग्रामेटिकल एरर आ गई है। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, प्लीज़ बेटा जाके आर्टिकल चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, तो पार निकल जाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो फिर बैठे रहोगे। हम तो 10-10 बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रही है। आई वॉन्ट यू टू गिव यू डैश इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो वर्ड है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है, इससे पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, सर मुझे एक इंफॉर्मेशन देनी है, तो फिर क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे बेटा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपको एक जानकारी देनी है तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। 11 कैसे काम करता है, द मदर एक्सक्लेम, एरर बताना है। एक्सक्लेम बेटा ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस चल रहा है। व्हेन शी सॉ हर सन, ये भी पास्ट टेंस आना है। ऑन द स्टम्बल ऑन द फैंक्स, लुक ही फेल्स, देखो यहाँ पर बेटा ये आ रहा है प्रेजेंट फॉर्म,
अभी इसको क्या करना पड़ेगा, फाल फेल, फेल्स तो होता ही नहीं है, क्या होता है, फेल होती है सेकंड फॉर्म। तो बेटा यही इसका आंसर करना पड़ेगा, फेल्स नहीं होगा, ये गलत है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया आंसर, ऑप्शन नंबर डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं थोड़ा सा और करेक्शन करूँ इसके अंदर, इसको ना मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो है सेंटेंस किस में है, एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में है, तो एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में पास्ट टेंस तो लगता नहीं है, तो आप ना इसको इधर से हटाकर आप इसको कर दीजिए फॉल्स, ये अब आपका आंसर अप्रोप्रिएट बैठेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 वाला किससे रिलेट कर रहा है बेटा, देखिए मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा डिलीवर किया जाए। अगर आपको मेरा पढ़ाना, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भैया। जो भी बटन होते हैं यूट्यूब के सारे बटन दबा दीजिए बेटा। मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है बेटा, आपका सिलेक्शन हो गया तो भाई साहब मैं वैसे ही हिट हो गया। रिकमेंड की स्पेलिंग का, रिकमेंड का मतलब क्या होता है, सिफारिश करना, क्या होता है, सिफारिश करना, सिफारिश करना। ठीक है, रिकमेंडेशन। टुमारो मतलब आने वाला कल हो गया। इररेसिस्टिबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ क्या हो जिसका हम रोक नहीं कर सकते हो, अप्रतिरोध, अप्रतिरोध जिसका प्रतिरोध नहीं कर सकते हो, अप्रतिरोध योग्य, क्योंकि इसमें एबल लगा हुआ है ना तो योग्य आ जाएगा। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर। अब भैया जरा स्पेलिंग पे जरा ध्यान दीजिए, सारे मीनिंग तो बता दिए। रिकमेंड की स्पेलिंग ठीक है, यहाँ पर टुमारो की भी ठीक है। इररेसिस्टिबल में यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आई, क्या आएगा, आई। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं ये वाला। नंबर 13 पर आइए, 13 किस तरीके से काम करेगा। 13 वाले में भैया मिलेनियम की स्पेलिंग को आपको करेक्ट करना है। और कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है मिलेनियम की, सिर्फ पहले वाली स्पेलिंग हमारी करेक्ट है, जिसका मतलब क्या होता है, शताब्दी। ठीक है, चल ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। नंबर 14 पर आइए। 14 में क्या करना है आपको, द कंडक्टर सेड, सेड पास्ट टेंस आ रहा है, ठीक है, दैट आ रहा है, इट वाज भी पास्ट टेंस आ रहा है, दोनों में पास्ट टेंस आ रहा है, सही है। द वर्स क्वैक ईवर न्यू। अच्छा तो देखो ध्यान से, दा के साथ में कौन सी डिग्री आती है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री आती है। अब यहाँ पे देखिए, बैड, फिर आता है वर्स, और फिर आता है वर्स्ट। क्या आता है, वर्स्ट। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, दा के बाद में कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बेटा वो पॉजिटिव केस चैप्टर में से आया है। किस में से आया है, पॉजिटिव केस चैप्टर में से आया है एक क्वेश्चन। तो देखिए बोला गया द कैट फूड बॉल वाज एम्प्टी, जो बिल्ली का जो खाना था, कैट फूड का मतलब क्या हो गया, बिल्ली का खाना, बिल्ली का भोजन। तो हमेशा ध्यान रखिए जब बिल्ली का भोजन की बात आएगी, इसमें जो कॉमा ये जो ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है का की के। जैसे रोहित की किताब, तो रोहित्स बुक हो गया, इसका मीनिंग क्या निकलता है, का की के। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल, क्लियर, यही हो जाएगा। नंबर 16 पर आइए। 16 किस तरीके से काम करता है, शी प्रपोज टू राइट द लाइफ स्टोरी ऑफ अ फेमस पोइट। अच्छा तो चलिए भैया देख लेते हैं यहाँ पर सारे के सारे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ऐसा व्यक्ति जो किसी की जीवन को लिखे भैया, किसी दूसरे को लिखेंगे तो हो जाएगा बायोग्राफी, जीवनी। ठीक है, खुद का लिखेंगे तो आत्मकथा। ठीक है, माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोई पुरानी पौराणिक कथा हो, पौराणिक कथा, है ना, रामायण महाभारत जैसी कथाएं। नोवेल का मतलब जो नोवेल होता है हमारे पास में, तो अभी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। ऑप्शन नंबर 4। और खुद के बारे में लिखते तो ऑटो बायोग्राफी हो जाता। चलिए नंबर आ जाइए 17 वाला क्वेश्चन कैसे काम करेगा, सीधा फ्री हिट क्वेश्चन। फ्री हिट क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसको, फ्री हिट क्वेश्चन। टू के साथ में क्या आती है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के साथ में क्या आ रही है, वर्क की फोर्थ फॉर्म आ रही है। टू के साथ में एस या यस लगा हुआ है, गलत है। टू के साथ में सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगा। टू के साथ में यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब इन दोनों में से देख लेते हैं हम लोग कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा। तो एक बार चेक करेंगे बेटा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। टू प्रिपेयर द वाइन फॉर प्लांट इट शुड बी टू कट बैक। अगर शराब बनाई जा रही है, मतलब बोला जा रहा है
टू प्रिपेयर द वाइन, ठीक, अच्छा वाइन फॉर द प्लांट, अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे वाइन शराब का मीनिंग नहीं निकलेगा, यहाँ पर दूसरा कुछ मीनिंग निकलेगा। फॉर के बाद में देखिए यहाँ पर टू के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात में एक प्रपोजिशन आ रहा है फॉर, और इसके साथ में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखें, प्रिपेयर के साथ में हम लोग फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, इन प्रपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो दो मेथड हो गए, एक तो हो गया टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दूसरा फॉर्मेशन क्या लगा है कि फॉर के बाद में क्या आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, और प्रिपेयर के साथ में क्या आता है बेटा, फॉर प्रपोजिशन आता है। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 पे लिखा हुआ है दे आर देयर कंपनीज, दे आर देयर कंपनीज प्रोडक्ट टू द पीपल, ठीक है, टू सेल, दे आर सेल देयर कंपनीज प्रोडक्ट टू पीपल। अब क्या हो जाएगा, दे आर सेल नहीं बेटा, दे आर सेलिंग, इज एम आर के साथ में क्या आता है, आईएनजी आता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर भैया। टेंसेज आए हैं, छोटे छोटे से टेंसेज आए हैं, इतने ज़्यादा टफ नहीं आए हैं टेंसेज जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और 19 किस तरीके से काम करेगा देखिए। दो की स्पेलिंग यहाँ सही है, यहाँ पे गलत है, स्पेलिंग एरर का पूछा गया है। किसका पूछा गया है, स्पेलिंग एरर का। सेकंड वाले में सही है, थर्ड वाले में भी सही है, फोर्थ वाले में भी सही। वी सही है, रीड 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 सही है, हियर 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 सही है, लॉट 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 यहाँ पे भी सही है, ऑन 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 सही है। इनिशिएटिव यहाँ पे सही लिखा हुआ है, इनिशिएटिव्स यहाँ पर भी सही लिखा है, इनिशिएटिव्स ये गलत लिखा हुआ है, ये फोर्थ वाला कैंसिल हो गया। आप सेकंड और थर्ड देखिए, वी हार्डली ट्विक, वी हार्डली और वी हार्डली ट्विक, ट्विक हो जाएगा बेटा। यहाँ पे ये वाला ट्विक सही होता है, ये ट्विक नहीं होगा, डबल ई वाला ट्विक कभी कहीं सही नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर 2, जिसके अंदर सारी की सारी स्पेलिंग क्या हैं, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, और 20 किस तरीके से काम कर रहा है, ये थोड़ा सा अब मैं कहूँगा कि सेट नंबर 11 में एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन आया है इतने समय बाद में। Existentialism has a reputation for being angst-ridden and gloomy, mostly because of its emphasis on pondering the meaningless. मीनिंगलेस, इसमें एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा साथ में, मीनिंगलेसनेस, पूरा मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस, इसमें बेटा एक वर्ड आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी इसका प्रॉपर मीनिंग निकल पाएगा। अगर मीनिंगलेस तक छोड़ेंगे तो मीनिंग नहीं निकलेगा। मीनिंगलेसनेस यानी निरर्थकता। ऑप्शन नंबर 1 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या है, एक सरकार का एक फॉर्म है। वेयर द पावर लाइज, जहां पर ताकत किसके हाथ में समाहित होती है, लाइज डैश द पीपल, किसके अंदर समाहित होती है, लाइज विद द पीपल, लोगों के साथ में समाहित होती है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, ये एक मिनट, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये समानता के सिद्धांत पर। अरे रुक जाओ महाराज, पढ़ाने नहीं दोगे क्या हमको, बस हमारे 25 मिनट होने वाले हैं, बस पढ़ाने दो बस हमको। इक्वलिटी, तो ये क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, ये समानता के सिद्धांत पे काम करता है, आज़ादी के सिद्धांत पे काम करता है, एंड द रूल ऑफ लॉ, ये कानून के सिद्धांत पे काम करता है। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हमारा जो समाज है वो कैसा है, प्रजातांत्रिक समाज है। डैश हैव टू राइट पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और सिटीजन्स यानी जनता को ये अधिकार है कि वह इस तरह के जो भी समाज का जो निर्माण है उसमें वो भागीदारी रखे। फिर क्या बोल रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डैश डायरेक्टली और थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और ये जो प्रोसेस होता है डायरेक्टली होता है या फिर हमारे द्वारा चुने गए प्रत्याशियों के द्वारा होता है। इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है, और आ रहा है, कंजंक्शन आपको पढ़ाया था, ईदर के साथ में क्या लगता है बेटा, और लगता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ईदर, या तो डायरेक्टली होता है या अप्रत्याशित रूप से लोगों को चुना जाता है, नेताओं को। डेमोक्रेसी आल्सो अलाउज फॉर द, डेमोक्रेसी हमको अलाउ करती है, किस चीज़ के अलाउ करती है, डैश ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकारों को प्रोटेक्शन करने के लिए, उनके अधिकारों को क्या करने के लिए, रोक सुरक्षित रखने के लिए हमको क्षमता देती है। वाइल डेमोक्रेसी इज नॉट विदाउट इट्स चैलेंजेस,
such as the need to balance competing interest at the risk of dash movement. It remains one of the most widely embraced form of the government around the world. भैया डेमोक्रेसी ना केवल एक एक व्यक्ति की सुरक्षा करती है बल्कि पूरे समाज की भी सुरक्षा करती है। इस चीज़ के लिए हमको उनको बैलेंस करके रखना चाहिए, ना ज़्यादा सख्ती हो ना ज़्यादा नरमी हो रूल रेगुलेशन के अंदर। और जो डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है वो संसार में सभी जगह पर अपनाया गया है। तो क्या बोला गया है यहाँ पर? पॉपुलिस्ट मूवमेंट। क्या बोला गया? लोगों में ज़्यादा क्या है, ये फेमस है। ठीक, तो भैया ये सेट नंबर 11 हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करिए और लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बेटा इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।